Students, Assalamu alaikum. Welcome to all of you. This is Fahad Shabir Bhatti, your physics MDCAT tutor. Students, आज हमने डिस्कस करना है वेव्स का इंट्रोडक्शन। आज हम पढ़ेंगे वेव्स बेसिकली क्या हैं, इनकी टाइप्स क्या क्या है, हम इन्हें कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोपगेशन कैसे पॉसिबल है, फेज़ क्या है, और हमने आज इसकी प्रॉपर एक बेस आपके जहन में डेवलप कर देनी है। तो चलिए कोई इंतज़ार किए बगैर चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। सबसे पहले वी विल डिस्कस कि वेव्स बेसिकली होती क्या है, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वेव्स के डिफरेंट टाइप्स, इसका फॉर्मूला, और देन फेज ऑफ वेव्स। ये तमाम वो टॉपिक्स हैं जिनमें से पास्ट में वो एमसीक्यूज दे चुका है हमें। तो चलिए वेव्स के मुतालिक अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर वेव्स की जनरली बात की जाए तो याद रखिएगा कि वेव एक ऐसी डिस्टरबेंस होती है, डिस्टरबेंस इन अ मीडियम। वेव इज डिस्टरबेंस इन अ मीडियम जो रिस्पेक्टिव काम करे। वो रिस्पेक्टिव काम कौन कौन से हैं? ऐसी डिस्टरबेंस है जो ट्रांसफर करे, ट्रांसफर्स एनर्जी एंड मोमेंटम, ट्रांसफर करे एनर्जी और मोमेंटम को, लेकिन विदाउट ट्रांसफरिंग मैस। लेकिन उसके साथ साथ मैस ट्रांसफर ना कर रहे हों तो डैट सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस इज कॉल्ड अ वेव। अब वो नोट कीजिएगा कि इस लिहाज से अगर देखें तो वेव बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो कैसे? अगर कहीं पर भी आपने किसी भी तरीके से एनर्जी को ट्रांसफर करना है तो आपको साथ साथ मैस को ट्रांसफर करना पड़ता है। इफ यू वांट टू पंच समथिंग, एनर्जी अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो अल्टीमेटली मैस हाथ साथ ट्रांसफर करेगा। अगर आप कोई चीज किसी पर स्ट्राइक करके मोमेंटम भेजना चाहेंगे तो मैस साथ जाएगा, लेकिन आवाज, लाइट, साउंड, ये सारी वेव्स हैं। इनमें एनर्जी तो जाती है लेकिन आवाज का मैस नहीं होता, मैस साथ नहीं जाता। लाइट का मैस नहीं होता, मैस साथ नहीं जाता। तो वेव्स ऐसे डिस्टर्बेंसेस हैं मीडियम के अंदर जो ट्रांसफर करती हैं एनर्जी और मोमेंटम को, लेकिन मैस को ट्रांसफर नहीं करती। इसीलिए वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है, सोर्स है एनर्जी ट्रांसफर का, इसमें साथ मैस ट्रांसफर नहीं होता स्टूडेंट्स। और क्या ये हर मीडियम में हो सकता है? क्या ऐसा हर जगह पॉसिबल है? स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता। दिस ओनली अकर इन दोज मीडियम्स। ये सिर्फ और सिर्फ उन मीडियम्स में पॉसिबल है जो खास प्रॉपर्टीज शो करे। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? Waves can only produced in those mediums which show elasticity। सिर्फ उन मीडियम में पॉसिबिलिटी है जो इलास्टिसिटी को शो करते हैं, या उन मीडियम्स में पॉसिबिलिटी है जो शो करते हैं रीस्टोरिंग फोर्स को, या उन मीडियम्स में पॉसिबिलिटी है जो शो करते हैं इनर्शिया को। अब देखिए, अगर एक मीडियम के पास ये तीन प्रॉपर्टीज हों तो वो अल्टीमेटली वेव्स को पैदा कर सकती है, वरना वेव को पैदा करना एक मुश्किल प्रोसीजर हो जाएगा हमारे लिए। अब नोट कीजिएगा, अगर जनरली वेव्स की बात की जाती तो फिर वेव के मुतालिक हम कौन कौन सी वेव्स को पढ़ेंगे? अगर तो सिर्फ वेव की बात की जाए तो जनरली हम दो वेव्स की बात करते हैं। हम बात करते हैं या तो प्रोग्रेसिव वेव की, या फिर हम बात करते हैं स्टैंडिंग वेव की। हमारे पास जो मेन टाइप्स है
वो ये दो हैं, या तो प्रोग्रेसिव वेव, या फिर वी हैव स्टैंडिंग वेव, या फिर हम उसको स्टेशनरी वेव्स भी स्टूडेंट्स कह सकते हैं। What are the progressive and stationary waves? ये तो बिल्कुल नाम नहीं शो कर रहा हमें कि प्रोग्रेसिव वेव कौन सी हो सकती है भला। ऐसी वेव जो अपने सोर्स ऑफ प्रोडक्शन से दूर चली जाए। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि ये तो वो वेव्स हैं, such waves which move away from source, which move away फ्रॉम सोर्स ऑफ वेव्स, जहां से वेव्स पैदा हो रही हैं, ऐसी वेव्स जो उनसे दूर जाती हैं, हम उन्हें प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। अगर तो मैं बोल रहा हूं तो मेरी साउंड का सोर्स कौन है? वोकल कॉर्ड्स। लेकिन साउंड वोकल कॉर्ड से अवे आपकी तरफ जा रही है, तो दिस इज प्रोग्रेसिव वेव। एक बल्ब इज अ सोर्स ऑफ लाइट, लेकिन लाइट वेव्स बल्ब से अवे जाती हैं, तो अल्टीमेटली दोज आर प्रोग्रेसिव वेव। तो हम एक सिंपल सी बात कह सकते हैं कि ऐसी वेव्स जो अपने सोर्स से अवे जाएं, हम उनको प्रोग्रेसिव वेव्स कह सकते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल फिर क्या आ जाएगी? साउंड एज वेल एज लाइट वेव्स आर प्रोग्रेसिव वेव्स। स्टेशनरी वेव्स, नाम शो कर रहा है, स्टेशनरी मींस एट रेस्ट, साकिन हो जाना, मूव ना करना। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी वेव जो अपने सोर्स से अवे नहीं जाती, सच वेव्स विच डू नॉट मूव, विच डू नॉट मूव away from source are called stationary waves। अब इसकी मिसाल क्या है? आप एक तार, स्ट्रिंग, रोप यूं बांध लीजिए दोनों पॉइंट से, और उसको हम सेंटर से प्लग करेंगे, तो वो जो वेव पैदा हो रही है वो दूर नहीं जा रही, वहीं पर है। गिटार की स्ट्रिंग्स इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। सो गिटार स्ट्रिंग्स जब वाइब्रेट करती हैं तो स्टेशनरी वेव पैदा होती है। गिटार स्ट्रिंग्स जब वाइब्रेट करती हैं तो स्टेशनरी वेव्स पैदा होती हैं। सो वो मूव नहीं कर रही होती, तो हम उनको स्टेशनरी ले लेते हैं। अब अगर यहां से देखें तो हमारे पास प्रोग्रेसिव जो अपने सोर्स से अवे जाती हैं, इसमें भी दो तरह की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस पॉसिबल हैं। अगर तो प्रोग्रेसिव की बात की जाती है तो यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसी वेव्स भी मौजूद हैं जो मीडियम डिपेंडेंट हैं, और ऐसी वेव्स भी मौजूद हैं जो ट्रैवलिंग स्टाइल डिपेंडेंट हैं। जैसे कि नोट कीजिएगा, हम अब जिन वेव्स की बात करने जा रहे हैं, दोज आर द वेव्स विच आर मीडियम डिपेंडेंट। तो मैं यहां पर आसानी के लिए लिख रहा हूं कि वी आर टॉकिंग अबाउट मीडियम डिपेंडेंसी नाउ। हम अब बात कर रहे हैं मीडियम डिपेंडेंसी की। मीडियम के लिहाज से हमारे पास कौन कौन से इस तरह की वेव्स मौजूद हैं? सो आवर फर्स्ट वेव इज मैकेनिकल waves, and our second wave type is electromagnetic waves। नाम बता रहा है। मैकेनिकल वेव्स का सिंपल सा मतलब ये है, ऐसी वेव्स जिनको मीडियम चाहिए होता है
आगे बढ़ने के लिए, प्रोपगेशन के लिए, मतलब ऐसी वेव्स विच रिक्वायर मीडियम, जिनको मीडियम चाहिए आगे बढ़ने के लिए, प्रोपगेशन के लिए, तो हम उन्हें मैकेनिकल वेव्स कह देते हैं। अब कौन सी वेव्स मैकेनिकल हैं हमारे लिहाज से? साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। अगर साउंड ने आगे बढ़ना है तो मीडियम चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट भी था आपका मैट्रिक की क्लास में, जहां पर आपने बात की थी कि अगर एक बेल को एक वैक्यूम पंप के अंदर रख के बजा दिया जाए, ऑन कर दिया जाए, और आप आहिस्ता आहिस्ता वहां से एयर को सक आउट करना शुरू कर दें, तो आप देखते हैं कुछ लम्हों के बाद बेल की आवाज कम होना शुरू हो जाती है, और सारी एयर सक आउट होने के बाद बेल की आवाज बाहर आती ही नहीं है। हालांकि उस ग्लास वैक्यूम पंप जो ट्रांसपेरेंट है, उसमें आप देख रहे होते हैं कि बेल वहां पर अंदर स्ट्राइक कर रही है, लेकिन अंदर एयर ना होने की वजह से आप आवाज ही नहीं सुन पाते। तो साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पानी में जो रिपल्स प्रोड्यूस करते हैं हम, वाटर वेव्स, उसके लिए वाटर चाहिए, तो दीज आर मैकेनिकल वेव्स। और तमाम ऐसी वेव्स जिनको प्रोपगेशन के लिए, जिनको आगे बढ़ने के लिए मीडियम रिक्वायर नहीं होता, दोज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसी वेव्स which do not require medium, जिनको मीडियम नहीं चाहिए, दोज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसकी मिसाल क्या है? सबसे कॉमन और जो बेहतरीन मिसाल है, दोज आर कॉल्ड लाइट वेव्स। सन से लाइट अर्थ हम तक पहुंच रही है, हालांकि सन और अर्थ के दरमियान में कोई मीडियम तो मौजूद नहीं है, वहां पे तो स्पेस है, फिर भी लाइट हम तक आ रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि लाइट वेव्स को मीडियम चाहिए ही नहीं। लाइट वेव्स बगैर मीडियम के प्रोपगेट कर सकती हैं अपने इंटरैक्टिंग फील्ड्स की वजह से। आप लोगों ने एफएससी पार्ट 2 में भी पढ़ा होता है कि द सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रिजल्ट्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब दोनों फील्ड्स आपस में ऑर्थोगोनल मिलती हैं, जब आपस में मिलती हैं परपेंडिकुलर वे में, तो उनकी जो फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाती है। अब देखिए, हमने देखा ऐसी वेव्स भी हैं जिनको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत थी। अब कुछ ऐसी वेव्स भी हैं, इन्हीं में वो भी आएंगी, जिनका ट्रैवलिंग स्टाइल अलग अलग होता है, जिनका प्रोपगेट करने का वे अलग अलग होता है। और यहाँ पर अब मैं बात करूंगा उस ट्रैवलिंग स्टाइल की क्लासिफिकेशन के लिहाज से। स्टूडेंट्स जरा नोट कीजिएगा, अगर तो ट्रैवलिंग स्टाइल की बात करेंगे तो मैं यहाँ पर प्रॉपर लिख भी रहा हूं कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोपगेशन वे, या फिर वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रैवलिंग स्टाइल। ये किस तरह से वेव्स मूव करती हैं, या फिर उनका मूव करने का वे कैसे कैसे अलग होता है। तो चलिए नोट कीजिएगा, जो हमारा पहला इसका टॉपिक है ट्रैवलिंग स्टाइल के लिहाज से, दैट इज ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स, और इसी के साथ सेकंड वन इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ये दो हैं जो बेसिक तरीके से हम साथ लेके चलते हैं ट्रैवलिंग की टर्म्स में। इनमें क्या फर्क है भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर तो ऐसा हो जाए कि मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ
मीडियम क्या आ जाए, परपेंडिकुलर आ जाए, परपेंडिकुलर आ जाए किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के, तो फिर दोज वेव्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। स्टूडेंट्स को आमतौर पे इस लाइन को समझने में बड़ा इशू होता है, हम क्यों ना इस बात को ग्राफिकली देखें, जरा नोट कीजिएगा। फर्स्ट कीजिए, दीज आर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, जबकि दिस इज प्रोपगेशन। अब नोट करें, ये ऊपर जा रहा है पार्टिकल, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये ऐसे वेव बनी, ये ऐसे वेव बनी। अगर मैं देखूं तो नाउ दिस इज अ वेव फॉर्मेशन, ये सारी, ये अपर पार्ट है और ये मीन से बिलो पार्ट है। अपर पार्ट को स्टूडेंट्स हम कह देते हैं क्रस्ट, दिस इज क्रस्ट। लोअर पार्ट को हम कह देते हैं ट्रफ, तो ये आ गया ट्रफ। अब देखिएगा वेव कहां पे जा रही है, आगे। पार्टिकल्स ऑफ मीडियम कहां पर मूव कर रहे हैं, ऊपर और नीचे। तो द एंगल बिटवीन, अब देखें ना, ऐसे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ऐसे वेव जा रही है, द एंगल बिटवीन देम बिकम्स 90 डिग्री। तो जब एंगल 90 हो जाए तो इनको हम ट्रांसवर्स वेव्स कह देते हैं स्टूडेंट्स। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या मौजूद है, अगर ट्रांसवर्स वेव्स की बात की जाए तो इसकी जो मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, दैट इज आल्सो लाइट। सबसे ज्यादा ट्रांसवर्स वेव्स वो हैं जो सन एमिट करता है लाइट की फॉर्म में। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी पॉसिबल है भला? अब ऐसी वेव्स जिनमें मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ऐसी वेव्स जिनमें मोशन ऑफ पार्टिकल्स अलोंग हो जाए, अलोंग पैरेलल आ जाए डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के, ऐसी वेव्स जिसमें मोशन ऑफ पार्टिकल्स अलोंग हो जाए डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के, हम उनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। अब देखिए, जरा नोट कीजिएगा। फर्स्ट करें, हमारे पास ये पार्टिकल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, and these particles are moving in forward direction as before। लेकिन जो पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स, वो मूव कर रहे हैं आगे पीछे की सिमत में, इस तरह से। अब इससे, अब देखिए, पार्टिकल्स भी ऐसे मूव कर रहे हैं और वेव भी ऐसे ही जा रही है, तो अलोंग हो गया। अगर मैं इसकी वेव फॉर्मेशन करूं तो भला कैसे पॉसिबल है? वेव विल बी समथिंग लाइक दिस। कुछ पार्टिकल्स आपस में पास, कुछ दूर, फिर कुछ पास, कुछ दूर, फिर कुछ पास और कुछ दूर। ऐसी वेव जो इस तरह की फॉर्मेशन में हो जहां पार्टिकल्स अलोंग जा रहे हैं, दोज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ऐसा पोर्शन जिसमें आपस में पार्टिकल्स पास हो, स्टूडेंट्स हम उसको कंप्रेशन कह देते हैं। और ऐसा पोर्शन जहां आपस में पार्टिकल्स दूर हो जाए तो स्टूडेंट्स हम उसको रेयर फैक्शन कह देते हैं।
और ये बात आपने याद रखनी है कि मैं जब भी कंप्रेशन की बात करूंगा, ऐसा पोर्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जहां पे पार्टिकल्स आर क्लोजर टू ईच अदर, तो फिर वहां पे क्योंकि देखें ज्यादा पार्टिकल्स कम वॉल्यूम में आ गए ना, तो वॉल्यूम रिड्यूस कर जाता है लेकिन प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है और साथ ही साथ डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाती है। और अगर मैं इसी तरह से डिस्क्राइब करना चाहूँ स्टूडेंट्स रेयरफेक्शन को, अगर मैं ऐसे ही बात करता हूँ रेयरफेक्शन के मुतालिक कि सच पोर्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वेयर पार्टिकल्स आर फॉर अपार्ट विद ईच अदर, आपस में दूर दूर हैं, तो क्योंकि पार्टिकल्स फैल गए हैं, वॉल्यूम तो ज्यादा हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि रेयरफेक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है लेकिन प्रेशर कम हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है और साथ ही साथ डेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो ये बात आपने याद रखनी है। वो ये कह सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इंक्रीजेस इन रेयरफेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि रेयरफेक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है। दीज ऑल थिंग्स आर द बेसिक नॉलेज अकॉर्डिंग टू द वेव्स। हम आहिस्ता आहिस्ता एमसीक्यूज की तरफ भी आएंगे, लेकिन पहले इन सब चीज़ों को समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हमने पढ़ा वेव्स क्या हैं, वेव जिस मीडियम में पैदा होती हैं वो मीडियम किस तरह का होना चाहिए, हमारे पास बेसिक फॉर्म्स कौन सी होती हैं, प्रोग्रेसिव वेव की फर्दर टाइप्स कौन कौन सी पॉसिबल हैं, और हमारे पास जो साउंड वेव है ना, साउंड वेव इज बेसिकली अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये एक हमारे पास जो साउंड है ये ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। हमने ये बात पढ़ी भी थी लेप्लास की करेक्शन के अंदर अपने एफएससी में कि लेप्लास ने कहा था कि साउंड लॉन्गिट्यूडनल है और एडियाबैटिक वे में फ्लो करती है। तो वो सारी बात हमने भी यहाँ पर देखी भी, आगे भी इसको हम पढ़ेंगे फौरी। अब अगर यहाँ से मैं फर्दर देखूं कि वेव्स हो गई, प्रोग्रेसिव हो गया, स्टेशनरी हो गया, प्रोग्रेसिव की टाइप्स अकॉर्डिंग टू मीडियम एंड ट्रैवलिंग स्टाइल हो गई, तो क्या कोई और भी वेव पॉसिबल है? तो स्टूडेंट्स एक वेव हमारे पास और भी पॉसिबल है जो इनसे थोड़ी सी अलग होकर चलती है। हम बात कर रहे हैं मैटर वेव्स की। स्टूडेंट्स अगर वेव्स की बात की जाए तो एक वेव मैटर वेव्स भी हैं जिनको हम जनरली इनमें डिस्कस नहीं करते, लेकिन एमडी कैट में एमसीक्यू इसके लिहाज से पूछा जा सकता है। जैसे कि नोट कीजिएगा, अगर कोई पार्टिकल मूव करे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल मूव करेगा, तो वो अपने अंदर से वेवलेंथ निकालता है अपनी मोशन की वजह से जो ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। अगर आप और मैं मूव करेंगे तो वेवलेंथ हम भी एमिट करेंगे लेकिन वो प्रोमिनेंट नहीं होती। तो याद रखिएगा ये बात कि जब भी मोशन ऑफ पार्टिकल्स होती है तो उनकी वेव नेचर की वजह से जो वेव्स निकलती हैं हम उनको मैटर वेव्स कहते हैं, क्योंकि वो मैटर में से निकल रही होती हैं, क्योंकि उनके पास अपनी वेव नेचर भी होती है। लेकिन हम इसे क्लासिकल वे में डिस्कस नहीं करते, ये प्योरली एक मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम इससे फर्दर देखें कि वेव का तो पता लग गया, टाइप्स कौन कौन सी हैं, सारा कुछ किस तरह से है, तो अब हम देखते हैं कि वेव की टर्म्स में साथ साथ हमें एमसीक्यूज कैसे पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा ये बात, वो हमसे ये एमसीक्यू पूछ सकता है सबसे पहले कि विच ऑफ फॉलोइंग इज मैकेनिकल वेव।
मैकेनिकल वेव इनमें से कौन सी हो सकती है स्टूडेंट्स? अल्फा ऑप्शन इज विजिबल लाइट, बीटा ऑप्शन इज इंफ्रारेड, चार्ली ऑप्शन इज ultraviolet, and delta option is seismic waves। इनमें से कौन सी पॉसिबल है? हमने तो ये नाम कभी सुना भी नहीं, और बाकी हमने सुना तो है, लेकिन कैसे देख रहे हैं इन सबको? स्टूडेंट्स, जब मैं लाइट वेव्स की बात करूंगा ना, अब भी और आगे भी, तो लाइट वेव्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट नहीं होता। लाइट वेव्स का मतलब होता है सन से आने वाली तमाम वेव्स, जिनमें गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, रेडियो और माइक्रो, ये सातों शामिल होंगी तो वो लाइट वेव्स बन जाती हैं। तो अगर मैंने आपसे ये कहा कि लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इसका मतलब है कि सन सिर्फ विजिबल लाइट नहीं भेजता, सन विजिबल के साथ साथ इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट भी सेंड करता है। सो दीज आर आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर सिस्मिक वेव आंसर हो गया, पर हमें तो पता ही नहीं कि ये बेसिकली है क्या। याद रखिएगा ये बात, जब भी अर्थक्वेक आता है तो अर्थ की प्लेट्स वाइब्रेट करती हैं, अर्थ की प्लेट्स की वाइब्रेशन से जो वेव्स पैदा होती हैं, दोज आर सिस्मिक वेव्स, और ये मैकेनिकल वेव्स हैं। अर्थक्वेक रिक्वायर्ड है, उसके साथ साथ अर्थ की प्लेट्स चाहिए। अगर ये सब मीडियम्स मौजूद हैं तो फिर ये वेव्स पैदा होंगी, वरना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो याद रखिएगा कि सिस्मिक वेव्स आर बेसिकली मैकेनिकल वेव्स। चलिए अब हम इससे आगे फर्दर देखते हैं प्रॉपर कि वेव्स में और टाइप्स कौन कौन सी पॉसिबल हैं और हम उन्हें कैसे देख सकते हैं। अगर तो वेव्स में फर्दर बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम साथ ही नोट करेंगे कि पीरियोडिक वेव्स क्या होती है, क्योंकि पीरियोडिक वेव से हम एक नया इंकशाफ निकालेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक नाम शो कर रहा है टाइम को। पीरियोडिक वेव्स का मतलब है ऐसी वेव्स जो एक फिक्स टाइम में खुद को बार बार मूव करवाती रहती हैं, तो हम कहते हैं सच वेव्स विच प्रोपगेट, जो आगे बढ़ती हैं, फैलती हैं, प्रोपगेट इन किस में, इन सर्टन टाइम, जो एक खास वक्त के लिहाज से मूव करती हैं, जो एक ही वक्त में अपनी एक वेवलेंथ को पूरा करती हैं, हम उनको पीरियोडिक वेव्स कह देते हैं। अब इस वक्त के लिहाज से हमें पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड ऑफ वेव क्या है, वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अब हम बात करते हैं फिर इनके फेज के ऊपर, और इनके फेज के साथ ही हम बात करेंगे इनके वेव फार्मूला पे, और उसके साथ हम उनके रिस्पेक्टिव एमसीक्यूज भी देख लेंगे। जैसे सिंपल यहाँ पे देखिएगा, अगर तो मैं बात करता हूं ट्रांसवर्स वेव की, तो ये हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव मौजूद है। दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव, हमारे पास ये आ गई ट्रांसवर्स। अब ये क्रस्ट है इसका। अब क्योंकि ये एक ट्रांसवर्स वेव है स्टूडेंट्स, तो हम जरा नोट करेंगे कि ये सारा इसका ये पोर्शन एक क्रस्ट है, जबकि दिस बिलो पोर्शन इज अ ट्रफ। जैसे हमने बात पहले भी की थी। अब नोट कीजिएगा, हमारे पास इससे नेक्स्ट पोर्शन वाला क्या हो सकता था, इससे नेक्स्ट पोर्शन ये हो सकता था, इससे भला पीछे पोर्शन क्या हो सकता था,
इससे पीछे पोर्शन ये हो सकता था। तो अगर वो हमसे ये पूछे कि वेव लेंथ क्या है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि एक क्रस्ट से लेके अगले क्रस्ट तक जो लेंथ है स्टूडेंट्स, हम उसको वेव लेंथ कहते हैं। या फिर एक ट्रफ से लेके अगले ट्रफ तक जो लेंथ है हम उसको वेव लेंथ कहते हैं। या फिर एक कंप्लीट क्रस्ट पोर्शन और ट्रफ पोर्शन, कंप्लीट की बात कर रहा हूं तो फिर वो भी वेवलेंथ होगा। पर अगर ये कह दे कि द डिस्टेंस फ्रॉम क्रस्ट टू ट्रफ, तो फिर वो कंप्लीट पोर्शन की बात नहीं कर रहा स्टूडेंट्स। इस केस में वो बात कर रहा है क्रस्ट टू ट्रफ, तो ये बात हो रही है इतने पोर्शन की। सो दिस इज लैम्डा बाय 2। ये बात हमें याद रखनी है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और टू कंसेक्टिव ट्रफ्स इज कॉल्ड अ वेवलेंथ, जबकि द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट टू ट्रफ इज कॉल्ड लैम्डा बाय 2। ये तो हमने बात कर ली लेंथ की। अगर मैं इसके अंदर ही लेंथ को देखना चाहूं तो जरा नोट कीजिएगा, दिस इज 0, यहां से तो वेव स्टार्ट हुई थी। दिस कंप्लीट इज वेवलेंथ लैम्डा। तो अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, दिस पोर्शन यहां से लेके यहां तक, तो दिस इज लैम्डा बाय 2। अगर मैं टॉप पोर्शन की बात करूं कि ये क्या है, तो 0 से लेके टॉप तक, दिस इज लैम्डा बाय 4। अब जरा नोट कीजिएगा, 0 से टॉप तक लैम्डा बाय 4, टॉप से 0 तक लैम्डा बाय 4। सो लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 4। और लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 2 लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 3 लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 4 लैम्डा बाय 4 4 लैम्डा बाय 4। आई कैन आल्सो राइट इट एज 4 लैम्डा बाय 4। 4 4 से कट गया तो क्या बचा, लैम्डा। प्रूव हो गया हमारा कि दिस इज वन वेवलेंथ। अब इसी केस को मैं शो करता हूं टाइम के लिहाज से, जरा नोट कीजिएगा। वो वक्त जिसमें एक वेव पूरी हो जाती है हम उसको टाइम पीरियड कहते हैं। सो दिस इज 0 एंड टाइम ऑफ वन वेव इज टाइम पीरियड t। तो फिर जितनी देर में हाफ वेव पूरी हुई है उसको टाइम पीरियड का हाफ होना चाहिए, t/2। जितनी देर में उसकी हाफ पूरी हुई है उसको टाइम पीरियड t/2 का हाफ होना चाहिए। सो विच इज t/4। जरा नोट कीजिएगा, 0 से टॉप तक t/4, टॉप से फिर 0 तक t/4। सो 1t/4, 2t/4, 2t/4, 2 4 से कट गया तो बाकी बचा t/2। 1t/4, 2t/4 and this portion is 3t/4। और फिर आगे 4t/4, 4 4 से कट गया बाकी बचा t। अगर इसी चीज को मैं एंगल्स की फॉर्म में करूं, अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बनने जा रही है। अगर इसी वेव को मैं एंगल्स की फॉर्म में करूं तो जरा नोट कीजिएगा, दिस इज 0। अगर एक पूरी वेव लैम्डा है, अगर टाइम पीरियड t लगता है तो ये एक पूरी रेवोल्यूशन भी तो है, एक पूरा साइकिल भी तो है। इसी ने तो बार बार खुद को रिपीट करना है। सो 1 साइकिल इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। अब अगर 2 पाई रेडियंस है तो फिर इसका हाफ क्या बनेगा, दिस बिकम्स पाई रेडियंस। इसका हाफ क्या बनेगा, दिस बिकम्स पाई बाय 2 रेडियंस। तो 0 से टॉप पाई बाय 2,
टॉप से 0 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 becomes पाई plus pi by 2, so this becomes 3 pi by 2 and plus pi by 2 becomes 4 pi by 2, 2 4 से कटा तो 2 pi बन गया। अब नोट कीजिएगा ये पूरी एक वेव को हमने डिवाइड कर दिया इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एंड इन टर्म्स ऑफ इट्स फेजेस। अगर मैं इस बात को थोड़ा सा प्रॉपर वे में बोलूं तो भला क्या बनेगा कि आई हैव डिवाइडेड दिस वेव इनटू देयर पाथ्स एंड फेजेस। पाथ्स मतलब लैम्डा, फेजेस मतलब एंगल्स। तो मैंने इस वेव को पाथ और फेजेस दोनों में इजीली क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब अगर मैं इस केस में देखूं स्टूडेंट्स तो बहुत आसान है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि हमें फेज डिफरेंस दो वेव्स का बता दिया जाता है और हमसे कहा यह जाता है कि बताएं अगर दो वेव्स में इतना फेज डिफरेंस हो तो फिर पाथ डिफरेंस क्या होगा। तो बहुत आसान है, जैसा कि हम पढ़ते हैं कि फाई बाय 2 पाई इज इक्वल टू एक्स बाय लैम्डा। स्टूडेंट्स ये मैंने एक आपको ऐसा शॉर्टकट बता दिया जिसमें देखें 2 पाई और लैम्डा तो ऐसे ही रहेगा। अगर आपको पाथ डिफरेंस दे दिया जाए जो कि ये है x, x इज पाथ डिफरेंस। यहां पे अगर आपको फेज बता दिया जाए जो कि फाई है, फेज डिफरेंस, तो फिर केस कुछ यूं होगा। पाथ बता देगा आप फेज निकाल लेंगे, फेज बता देगा आप पाथ निकाल लेंगे। हम एक एमसीक्यू से सब चीज प्रॉपर चेक कर लेते हैं। नोट कीजिएगा, हमसे सवाल कुछ यूं पूछ सकता है, इफ फेज डिफरेंस बिटवीन two waves is 3 pi by 2 radian, then path difference should be। तो फिर पाथ डिफरेंस क्या होगा, हमें साथ ही इसकी ऑप्शंस भी दे दी जाती हैं। मैं ऑप्शंस इसकी यहां पर लिख रहा हूं। अल्फा इज 3 लैम्डा बाय 2, बीटा इज 3 लैम्डा बाय 4, चार्ली इज 3 लैम्डा एंड डेल्टा इज लैम्डा बाय 4। नोट कर लेते हैं, हमने सिर्फ पुट करना है इन दिस फार्मूला एंड वी कैन सॉल्व इट। फाई क्या है, 3 पाई बाय 2। मैं यहां पे 3 पाई बाय 2 पुट कर रहा हूं। 3 पाई बाय 2 और नीचे क्या था, 2 पाई इज इक्वल टू एक्स बाय लैम्डा। स्टूडेंट्स पाई तो कट गया इस पाई के साथ, लैम्डा यहां पे ऊपर आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3, लैम्डा ऊपर आ गया, लैम्डा बाय 2, 2 becomes 4, 3 लैम्डा बाय 4। स्टूडेंट्स दिस इज करेक्ट ऑप्शन। आपने देखा कैसे हमने फेज डिफरेंस को पाथ में कन्वर्ट किया और कैसे पाथ डिफरेंस को फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दिस फार्मूला इज ओनली एप्लीकेबल ऑन कोहेरेंट वेव्स। ये तब एप्लीकेबल है जब कोई ऐसी दो वेव्स हों जिनमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहे, यानी कि अगर शुरू में उनमें फेज का फर्क हम फर्ज कर लेते हैं पाई बाय 2 का था, तो थ्रू आउट सारे पोर्शंस में पाई बाय 2 का ही रहना चाहिए, तो फिर ये एक पूरी वेव पर एप्लीकेबल हो सकता है।
ये हमारे शुरू वाले टॉपिक थे। अब हमने डिस्कस करना है वेव फार्मूला को। स्टूडेंट्स, हम साथ ही डिस्कस करेंगे कि वेव फार्मूला क्या है और ये हमारी इन सारी चीजों पर कैसे एप्लीकेबल होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस करेंगे ओवर बेसिक वेव फार्मूला। इसको आपने एफएससी में बहुत बार पढ़ा, छोटा सा है, आपको वैसे भी याद होता है, लेकिन आज हम इसके ऐसे ऐसे एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेव फार्मूला एक ऐसा फार्मूला जो वेव की बेसिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करता है, जो कि है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा which is also equal to lambda by t, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t भी तो होता है। तो हम v इज इक्वल टू एफ लैम्डा को v इज इक्वल टू लैम्डा बाय t भी कह सकता है। अब जरा फर्दर देखिएगा, ये हमारे पास कहाँ कहाँ एप्लीकेबल, किस किस तरह से होता है। फर्स्ट कीजिए कि डिफरेंट वेव्स आर मूविंग इन सेम मीडियम। हमारे पास डिफरेंट वेव्स हैं, सेम नेचर की कह लें, लेकिन वेव्स अलग अलग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइट वेव्स की बात करता हूं, तो लाइट वेव्स में हम बात कर लेते हैं विजिबल और अल्ट्रावायलेट की, या अगर हम बहुत डीप भी जाना चाहें तो हम बात कर लेते हैं विजिबल में ही रेड और ब्लू की, कि दो डिफरेंट वेव्स हैं लेकिन दोनों की नेचर सेम है। दे आर ट्रैवलिंग इन अ सेम मीडियम, वो सेम मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर उनका बिहेवियर कैसा होगा। और अगर वही दो वेव्स ट्रैवल करते 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 किसी और मीडियम में पेनिट्रेट कर जाएं, तो फिर उनका इंडिविजुअल बिहेवियर कैसा होगा। नोट कीजिएगा, मैं पहले उनके कंपैरेटिव बिहेवियर की बात कर रहा हूं सेम मीडियम में, और किसी और मीडियम में पेनिट्रेट करने के बाद मैं उनके इंडिविजुअल बिहेवियर की बात कर रहा हूं। जैसे कि हम इसे कुछ यूं कह देते हैं कि इफ वेव्स आर मूविंग इन सेम मीडियम, और इस सेम मीडियम से मुराद एयर या स्पेस है हमारी। अगर मैं सेम मीडियम की बात करता हूं तो मैं स्पेसिफिकली बात करता हूं एयर या स्पेस के मुतालिक, कि एयर या वैक्यूम में, स्पेस में हम मूव करवा रहे हैं दो डिफरेंट वेव्स को ऑफ सेम नेचर। तो याद रखिएगा कि उन दोनों की स्पीड सेम होती है। अगर तो ऐसी वेव्स हों जिनकी नेचर सेम हो लेकिन वेव्स अलग अलग हैं, तो उनकी स्पीड हमेशा सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन अगर मैं इस फार्मूले से देखूं तो नोट कीजिएगा जरा एक बात, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v तो कांस्टेंट है, v इज कांस्टेंट इज इक्वल टू एफ लैम्डा। क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि f इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय लैम्डा? बिल्कुल कह सकते हैं। अब जरा नोट कीजिएगा, अगर मुझे कांस्टेंट को रिमूव करना है तो आई कैन से दिस कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। स्टूडेंट्स, अगर दो डिफरेंट वेव्स ऑफ सेम नेचर एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं तो उनकी स्पीड कांस्टेंट होती है, लेकिन उन दोनों में से जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। उन दोनों में से द वन वेव हैविंग मोर फ्रीक्वेंसी विल हैव लेस वेवलेंथ। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं एफ और लैम्डा का, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिंक का। और अगर मैं इसको रेशो की फॉर्म में लिखना चाहूं तो रेशो की फॉर्म में लिखने के लिए कुछ ऐसी रेशो बनेगी कि f1 by f2 इज इक्वल टू लैम्डा 2
बाय लैम्डा 1। स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गया इनका रिलेशन, इनकी रेशो और इनका ग्राफ। और अगर तो ये दोनों पेनिट्रेट करते 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 सेम मीडियम में से डिफरेंट मीडियम में एंटर हो जाती हैं तो फिर केस क्या होगा, अब भी हम ये भी देख लेते हैं। अगर तो ये पेनिट्रेट कर जाती हैं इन एनी डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट मीडियम कौन सा, डिफरेंट मीडियम देन एयर एंड स्पेस, दोनों पेनिट्रेट कर गई हैं किसी और मीडियम में इनके अलावा, तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, ऐसे केस में पेनिट्रेट करने पर वेव की जो अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब रेड की फ्रीक्वेंसी जिसकी वजह से वो रेड है, ब्लू की फ्रीक्वेंसी जिसकी वजह से उसका कलर ब्लू है, तो वो तो सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव तो बदलेगी ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि अगर तो किसी और मीडियम में कोई वेव एंटर हो जाए तो वेव की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, हमेशा फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। और अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहे तो इस लिंक को क्या मैं कुछ यूं नहीं लिख सकता कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू लैम्डा और v डायरेक्टली टू लैम्डा। और अगर मैं देखूं तो इसको रेशियो की फॉर्म में ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि v1 बाई v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। और अगर मैं फर्दर देखूं तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं v और लैम्डा का ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन v एंड लैम्डा। एक बड़ी सिंपल सी बात नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर तो दो वेव्स जो कि डिफरेंट है लेकिन सेम नेचर की हैं, एक अलग मीडियम पर अगर एक अलग मीडियम में पेनिट्रेट कर जाती हैं तो जिस वेव की वेवलेंथ ज्यादा होगी अल्टीमेटली उसी की स्पीड भी ज्यादा होगी। इस सारे टॉपिक को अगर मैं सम अप करना चाहूँ ना तो बहुत आसानी से एक डायग्राम में सम अप कर सकता हूँ। जरा नोट कीजिएगा, हमारे पास ये एक ग्लास फाइबर है, मैं यूं अज्यूम कर लेता हूं दिस इज अ ग्लास फाइबर, क्योंकि देखें ग्लास इज अ सेपरेट डिफरेंट मीडियम एज कंपेयर टू एयर एंड स्पेस। और दो वेव्स जा रही हैं, दो वेव्स, एक को मैं कह देता हूं ऑरेंज और एक हमारे पास जो स्टूडेंट्स वेव है वो ब्लू है। आप देखें दोनों वेव्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, विजिबल है, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की स्पीड जो इस केस में है यहां पे लिख भी रहा हूं कि v ऑफ ऑरेंज इज इक्वल टू v ऑफ ब्लू इज इक्वल टू 3 क्रॉस 10 पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। दोनों की स्पीड सेम है लेकिन इन दोनों की फ्रीक्वेंसी नहीं सेम, इनकी वेवलेंथ नहीं सेम। ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है। और जैसे ही दोनों पेनिट्रेट कर गई ग्लास में, जैसे ही बोथ आर पेनिट्रेटेड इन एनी डिफरेंट मीडियम एज कंपेयर टू एयर एंड स्पेस, तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा थी भला, फ्रीक्वेंसी ब्लू की ज्यादा थी ऑरेंज से, वेवलेंथ ऑरेंज की ज्यादा थी ब्लू से, क्योंकि दोनों में इनवर्स रिलेशन था। अब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो जल्दी से आगे चला जाएगा क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा होगी, लेकिन जो ब्लू वाला है अभी ब्लू वाला पीछे ही है क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम थी तो उसकी स्पीड भी कम होगी। तो हमने एक सिंपल सी बात देखी कि अगर दो वेव्स
मूव कर रही है एक सिमिलर मीडियम के अंदर, तो उनकी स्पीड सेम होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी देखें, फ्रीक्वेंसी बदल नहीं रही। ये नहीं कहा कि फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, मैंने कहा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, पहले से ही है, जिसकी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। फ्रीक्वेंसी जो थी वही रही, मीडियम चेंज किया, फ्रीक्वेंसी फिर भी सेम रही, और जिसकी लैम्डा ज़्यादा थी उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई। हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन कुछ यूं पूछूं, अगर मैं एक क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दे दूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, WOF मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ वेव, ऑफ वेव does not change, कहता ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि बदलती ही नहीं है। हमें ऑप्शन दे दिया जाता है स्पीड, बीटा में फ्रीक्वेंसी, चार्ली में हमें कहा जाता है लैम्डा, और डेल्टा कहा जाता है ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज ऑलवेज फ्रीक्वेंसी। स्पीड मीडियम चेंज करते हुए बदल गई, लैम्डा में भी चेंज आएगा, अभी हम देखेंगे, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी पहले थी वो बाद में भी सेम रही, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। हमें इसी तरह से एक क्वेश्चन वेव फार्मूला के मुतालिक ऐसे भी पूछा जा सकता था कि विच ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जो बाकी ऑप्शंस पे डिपेंड नहीं करता। विच ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इंडिपेंडेंट ऑफ, is independent of other factors in options। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो ऑप्शंस में दिए गए बाकी फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता। अल्फा आ जाता है स्पीड, बीटा आ जाता है फ्रीक्वेंसी, चार्ली आ जाता है वेवलेंथ, जबकि डेल्टा आ जाता है एम्पलीट्यूड। हम यहाँ बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। आप सिंपल देखिए, वेव फार्मूला के मुताबिक v का f से, f का v से, v का लैम्डा से, लैम्डा का f से, इन सब का आपस में रिलेशन है। रिलेशन किसका? किसी पर भी नहीं है इनमें से, तो दैट फैक्टर इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का इनके साथ रिलेशन नहीं है। एम्पलीट्यूड इज नॉट रिलेटेड टू दीज थ्री, बट दीज थ्री आर रिलेटेड टू ईच अदर इन वेव फार्मूला। हमने ये बात भी देखी अभी। हमसे यहाँ पर ये सिंपल सा MCQ भी पूछा जा सकता था, जरा नोट कीजिएगा। द रेशियो ऑफ speed of sound in vacuum to speed of sound in steel is, हमें साथ ही प्रॉपर ऑप्शंस कुछ यूं दे दी जाती हैं, less than 1, beta is more than 1, Charlie is equal to 1 and delta is 0। अब नोट कीजिएगा, यहां पर तो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं, और वो तो ये कि हम तो अब मीडियम्स में कंपेयर करना शुरू हो गए।
इसका मतलब है कि जब मीडियम में हमने पेनिट्रेट किया तो स्पीड लैम्डा तो चेंज हो गया। क्या हर जगह पर सेम वे होता है? स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता। चलिए जरा नोट करते हैं। अब अगर तो हम बात करते हैं मैकेनिकल वेव्स की, अगर हम किसकी बात करते हैं, अगर तो हम बात करते हैं मैकेनिकल वेव्स की, तो फिर बिहेवियर यही है, लेकिन एंड रिजल्ट स्टूडेंट्स बदल जाता है। जैसे कि नोट कीजिएगा, अगर तो बात करें मैकेनिकल वेव्स की, तो मैकेनिकल वेव्स वो हैं जिनको मीडियम चाहिए। मैकेनिकल वेव्स वो हैं जिनको अपने साथ मीडियम के पार्टिकल्स चाहिए ताकि इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर किया जा सके। और अगर तो पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, अगर पार्टिकल्स ज्यादा हैं तो ज्यादा जल्दी ट्रांसफर हो सकती है इंफॉर्मेशन, स्पीड बढ़ जाएगी। इसका मतलब भला क्या हुआ कि अगर तो यूं हो जाए, नोट कीजिएगा, अगर तो वेव रेयरर से डेंसर मीडियम में चली जाए, अगर तो वेव रेयरर से डेंसर मीडियम में चली जाती है, तो डेंसर में तो आपस में पार्टिकल्स ज्यादा पास पास होते हैं, और अगर आपस में ज्यादा पास पास होंगे तो ये तो आसानी नहीं हो जाएगी मैकेनिकल वेव्स को प्रोपागेट करने में। तो अगर मैकेनिकल वेव्स की बात करें और अगर वेव्स रेयरर से डेंसर में चली जाएं, तो पार्टिकल्स के पास आ जाने की वजह से इनकी स्पीड भी ज्यादा हो जाती है और वेवलेंथ भी ज्यादा हो जाती है। नोट कीजिएगा, रिलेशन यही रहा डायरेक्ट, लेकिन डेंसर में आने से मैकेनिकल वेव्स की स्पीड भी बढ़ जाती है और लैम्डा भी बढ़ जाता है। और अगर तो यही मैकेनिकल वेव्स डेंसर से आ जाते हैं रेयरर मीडियम के अंदर, डेंसर में थे, रेयरर में पेनिट्रेट कर गए हैं, तो स्टूडेंट्स आपस में तो पार्टिकल्स जो बहुत करीब थे वो अब उसके मुकाबले में थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। पार्टिकल्स के दूर हो जाने की वजह से मैकेनिकल वेव्स को इशू होता है, इनको मसला होता है सिंपल वे में, इनकी जो एक स्पीड थी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की वो तो कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि डेंसर से रेयरर में आने पर स्पीड भी कम और वेवलेंथ भी कम हो जाती है। सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ मैकेनिकल वेव्स। लेकिन अगर यही बिहेवियर मैं देखना चाहता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, तो हम ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम चाहिए ही नहीं होता। मीडियम तो उनके लिए हिंड्रेंस है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, उनको तो बगैर मीडियम के प्रोपागेट करना चाहिए। लेकिन अगर मीडियम आ जाएगा तो फिर क्या हुआ, अब देखते हैं। अगर तो यही वेव्स एंटर हो जाती हैं रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ, अगर तो रेयरर से डेंसर मीडियम में चली जाएंगी, तो डेंसर में पार्टिकल ज्यादा हो गए, हिंड्रेंस ज्यादा हो गई, तो स्पीड भी कम और वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। और अगर तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डेंसर से चले गए रेयरर में, तो स्पीड ज्यादा और वेवलेंथ भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स तो कम हो गए ना, उनको लिबर्टी मिल गई, आजादी मिल गई, तो वो तो मूव करेंगे। देखिएगा, रेयर से डेंसर जाते हुए मैकेनिकल वेव्स की स्पीड बढ़ी थी, लेकिन कम हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। कितनी कम हो सकती है? इट डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिसको आपने कुछ यूं पढ़ा होता है कि n इज इक्वल टू c बाय v, जहां से मैं कह सकता हूं कि v इज इक्वल टू c बाय n। c इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो 3 क्रॉस 10 पावर 8 होती है, एंड n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम्स
जो हमें कुछ कुछ का तो याद होना चाहिए। जैसे अगर हमसे बात की जाती है वाटर की, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जो n ऑफ वाटर है वो क्या है, n ऑफ एयर क्या है, n ऑफ वैक्यूम क्या है, और n ऑफ ग्लास क्या है। ये सब हमें जनरली याद होना चाहिए, क्योंकि मुमकिन है कि वो ना दे अगर सवाल पूछे तो। n ऑफ एयर होता है 1.0008, जिसको हम सिंपल 1 कह के वैक्यूम के बराबर भी कर लेते हैं। और जो n ऑफ वाटर होता है वो 1.33 होता है, जिसको हम 4/3 भी कहते हैं। जो n ऑफ ग्लास होता है वो 3/2 भी होता है, जिसको हम एवरेज 1.5 ले लेते हैं। वैसे ये वेरी करता है 1.48 से 1.52 तक, पर हम इसे सिंपल जनरल वे में एवरेज के तौर 1.5 चूज कर लेते हैं। हमारे पास डिफरेंट एन आ गई। अब यहां से हम डिफरेंट एमसीक्यू देखेंगे, नोट कीजिएगा। सबसे पहली बात हम नोट करते हैं, हमने कम से ये वाला किया। सेकंड हम कहते हैं कि द रेशो ऑफ रेड लाइट टू ब्लू लाइट, रेशो ऑफ रेड लाइट टू ब्लू लाइट इज, यहां पे अल्फा हो जाएगा लेस देन 1, मोर देन 1, Charlie 1, and delta is 0. The ratio of red light to blue light, लेकिन कहां पे? In air। और रेशियो ऑफ स्पीड्स की बात हो रही है, स्पीड्स ऑफ। पहले ये देखिएगा, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम कितनी होती है भला? साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, इसकी स्पीड होती ही 0 है, स्पीड इसकी 0 हो गई। अब उसके बाद स्टील में जो मर्जी होती, लेकिन 0 बाय समथिंग इज 0, तो इसका आंसर डेल्टा बनता। रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ रेड लाइट टू ब्लू, हम एयर को एज वैक्यूम करते हैं कंसीडर, क्योंकि दोनों का आपस में इंडेक्स तकरीबन सेम होता है। तो अगर हम बात करते हैं एयर या वैक्यूम या स्पेस की, तो उनकी स्पीड्स आपस में सेम होती हैं, तो इसलिए रेशो इज इक्वल टू 1। साथ ही अगर हम देखें तो हमें एमसीक्यू कुछ इस तरह से भी इस सारे डाटा में से पूछा जा सकता है। ब्लू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1500 kilohertz is traveling its speed will be, हमें यहां पर स्पीड्स डिफरेंट दे दी जाती हैं। 1 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 क्रॉस 10⁸ meters per second, and 3.5 क्रॉस 10⁸ meters per second।
स्टूडेंट्स इस एमसीक्यू में, ट्रिक एमसीक्यू में आपने कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना। उसने आपसे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूछी है और आपको विदाउट सॉल्विंग पता होना चाहिए, और ना आपने इससे कंफ्यूज होना है फ्रीक्वेंसी से। आपको डायरेक्ट पता है कि ब्लू लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। डायरेक्ट हम ये बात सोच सकते थे। इसके अलावा अगर सॉल्व करना पड़े तो कुछ एमसीक्यूज ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, नोट कीजिएगा। रेड लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 किलोहर्ट्ज इज प्रोपगेटिंग, वो मूव कर रही है। What will be its wavelength? इसकी वेवलेंथ क्या होगी? नोट कीजिएगा, A, B, C and D। 100 meters, 1000 meters, 300 meters, 3000 meters। चेक करें इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें इस बात का पता है कि V इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, और यहाँ से जो लैम्डा है वो इक्वल्स टू V बाय एफ होता है। V इज इक्वल टू 3 × 10⁸। एफ है 300 किलो हर्ट्ज। स्टूडेंट्स किलो होता है 10⁻3। मैं लिख रहा हूँ 3 × 10⁵। तो इसमें कोई इशू तो नहीं, क्योंकि मैंने 300 के 2 zeros भी उसके साथ ऐड कर दी। सो 2 zeros ये 3 + 2 5। यहाँ पे 3 कट गया, इस 3 के साथ 5 कट गया, ऊपर यहाँ पे आ गया 10⁻3। 10⁻3 का मतलब होता है 1000 मीटर्स इज आवर करेक्ट आंसर। हमें यही बात कुछ ऐसे ही पूछी जा सकती थी कि what will be speed of light in glass। ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? और साथ हमें ऑप्शंस दे दिए, 1 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, एंड डेल्टा इज 1.5 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। आपने स्पीड निकालनी है मीडियम में, आपने ये असल में V निकालना है। C क्या होता है? 3 × 10⁸। N क्या है ग्लास का? 1.5। सो 3 × 10⁸। इससे हम कुछ यूं सॉल्व कर सकते हैं कि 3 × 10⁸ बाय 1.5 तो कट के 2 नहीं आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। हमारा एक ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे इसको शो कर रहा हूँ इन अ ग्राफिकल वे, जरा नोट कीजिएगा। यहाँ पर हमें एक ऐसे ग्राफ गिवन है, एंड दिस इज एम्पलीट्यूड टाइम ग्राफ। एम्पलीट्यूड टाइम ग्राफ, और यहां हमें एक वेव दे दी गई है। दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव, और एक पॉइंट बता दिया गया है, दिस पॉइंट इज P, और कहा गया कि व्हाट डज P रिप्रेजेंट। P क्या शो करता है? क्या P शो करता है λ/2,
क्या P शो करता है π/2, क्या P शो करता है T/2, या फिर क्या P शो करता है ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमें तो सर ने बताया था कि ये एक ग्राफ है, ये T/2 भी है, λ/2 भी है। अब यहाँ पे क्या बन सकता है, वो असल में क्वांटिटी कौन सी होगी, ये तो एक्सिस डिफाइन करता है ना। अगर हम देखें तो ये एक्स एक्सिस कौन सा है, टाइम का है। सो दिस इज नॉट λ/2, दिस इज एक्चुअली T/2, क्योंकि हमारा एक्सिस टाइम था। अगर यहाँ एक्सिस वेवलेंथ का होता तो फिर ये λ/2 बनता। तो हमने देखा कि तमाम आपको बेसिक चीज़ों में से भी कैसे कैसे MCQ आ सकते हैं। हमने स्टूडेंट्स आज ये बात देखी कि वेव्स में से क्वेश्चन किस किस तरह के आ सकते हैं, और वेव्स के टाइप, क्लासिफिकेशन, उनके मीडियम के लिहाज से, ट्रैवलिंग के लिहाज से, हर लिहाज से किस किस तरह से वेव्स ने मूव करना है, प्रोग्रेसिव क्या है, इनका फेस क्या है, इनका हमने कैसे इंटर रिलेट करना है फेस डिफरेंस को पाथ डिफरेंस के साथ। तो उम्मीद है कि ये सारे की पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई इशू हो तो काइंडली कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपको गाइड कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।